हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 9, जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से है। ये 23 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण नंबर 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये आपका टॉपिक है आज का। तो संसद ने शासन पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो जो भारत का संविधान है, आपने पढ़ा है, वो सभी नागरिकों को वोट डालने की इजाज़त देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को व्यस्त मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है। तो जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उन्हें महसूस हुआ है कि जो स्वतंत्रता के संघर्ष हैं, वो भारतीय जनता को वयस्क मताधिकारी का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इसके लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा तथा यह साथ ही जाति, धर्म और लिंग भेद आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़े को भी तोड़ा जा सकता है। तो जो मत करने का प्रयोग, उन्हें विश्वास था कि जो लोकतांत्रिक देश होगा हमारा, या उनका जो जाति और धर्म और लिंग भेद आदि के फर्क में ये हमारे देश के जो असमानता की बेड़ियाँ उसे तोड़ सकेगा, क्योंकि सबको समान वोट मिलेगा। तो ये हमारा ज़रूरी था। सार्वभौमिक मताधारी का मतलब, जो सार्वभौमिक मताधिकार है, उसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोग की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस तरह संसद ने शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति भी बन जाती है। तो ये जनता की भी हो सकती है और संसद की भी हो सकती है। तो शक्तियों का बंटवारा, अब जो पावर्स हैं उनका बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। अब जो संविधान है हमारा, उसके राज्यों के अनुसार, राज्य आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, 3 अंग हैं। तो वो अब राज्यों के भी 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये हर राज्य के, आप हर राज्य में, आप किसी भी राज्य में देखेंगे तो उनके 3 ही अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखते हैं विधायिका क्या करती है। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसमें जो जनता के द्वारा निर्वाचित यानी चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं, और जो कानून के निर्माण करते हैं, जो कानून बनाते हैं। अब जैसे आपका स्कूल है, आपका स्कूल में जो कानून बनाएगा, वो समझ लो आपके प्रिंसिपल मैम बनाएंगे कानून। तो वो कानून का निर्माण करेंगे, तो वो विधायिका हो जाएंगी। तो ऐसी जो हमारे पूरे राज्य का कानून का निर्माण करेंगे, वो विधायिका में जाएंगे। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू और करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अब कार्यपालिका में वो लोग होते हैं जो कानून तो बन गया, अब उसे चलाने के लिए भी या लागू करने के लिए जो शासन चलाने का काम देखते हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं। अब जैसे आपकी मैम्स हो जाएंगी, तो वो देखेंगी कि बच्चे उस कानून को या किसी लॉ को पूरा कर रहे हैं, तो वो कानून को लागू कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं वो, तो वो कार्यपालिका में आ जाएंगी। फिर न्यायपालिका। अब न्यायपालिका आप कैसे समझेंगे। न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। अब आपको जो कानून दिया गया, अब कानून सही भी बन सकता है, गलत भी बन सकता है। कि कुछ लोगों के लिए ये कानून सही है, कुछ, अब एग्जाम्पल दे दें कि कुछ बच्चों के लिए कानून सही है कि, और कुछ बच्चों के लिए गलत है। तो वो न्यायपालिका करती है कि कानून सही है या गलत है। तो वो जैसे आपका कोर्ट हो जाए, जैसे आपका जज उसे ठीक करते हो, वो न्यायपालिका में आता है। तो राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रहता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये जो राज्य की 3 शाखाएं होती है, ये किसी भी शाखा की शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया है। अब ये जो हमारी 3
अंग हैं राज्य के, अगर ये कुछ गलत काम करें तो उसको रोकने के लिए भी शक्तियों का दूसरे अलग से तो एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के तो जो शक्तियों का इस प्रकार बंटवारा हुआ है, उसके आधार पर जो प्रत्येक अंग है वो दूसरे अंग पर अंकुश रहता है। तो यही बताया गया। तो तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, मिलान करना आपको स्तंभ का को स्तंभ खा से। तो भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है आपको पता है? 18 साल है। तो आपको ये बता भी दूँ मैं, 18 साल है, इसमें दे नहीं रखी है, पर आपकी जो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है उसमें दे रखी है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग में दिया है भारत की वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 साल। तो ये आपको दिया गया है। जनता द्वारा चुने जाते हैं क्या? कौन जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि। तो आप प्रतिनिधि पे कर लगा देंगे। तो ये मैं दोबारा लगा देती हूँ आपका। फिर है आज़ादी के लिए संघर्ष, तो स्वतंत्रता संघर्ष। फिर है कानून बनाने वाली संस्था, तो आपने पढ़ा अभी कानून कौन बनाती है? तो कानून बनाने वाली संस्था हमारी जाएगी विधायिका पे। फिर है कानून को लागू करने वाली संस्था। अब कानून को जो चलाती है या उसमें देखती है कि वो कानून का पालन हो रहा है, तो वो कौन सी संस्था होती है? कार्यपालिका। फिर है हमारा कानून को सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका। तो ये आपकी हो गया क्रियाकलाप, ये आपकी मैचिंग मिलान पूरा हो गया। अब क्वेश्चन आंसर की ओर ध्यान देते हैं। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, करते हैं इसका आंसर। तो ये मैंने आपका आंसर लिख दिया। सार्वभौमिक मताधिकार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के सभी लोग प्रतिनिधियों के चुनाव में सीधी भूमिका में शामिल होते हैं तथा प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो यही होता है आपका सार्वभौमिक मताधिकार, जिसमें जो प्रतिनिधि होती है वो जनता के प्रति जो जवाबदेह होते हैं, जवाब देते हैं वो, और जो प्रतिनिधियों के चुनाव में सीधी भूमिका में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संसद ने शासन पद्धति, जनता के शासन की पद्धति क्या है, कैसे? तो ये आपको जो वर्कशीट का एक लाइन दी गई है, जो संसद ने शासन पद्धति, जनता के शासन की पद्धति कैसे है? तो संसद ने शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो वो संसद होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? तो आप लिख देंगे राज्य के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। तो आपने पढ़ा भी था अभी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आप इसके महत्व आगे इसके सामने भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। तो विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को कहा जाता है, तो जो न्याय करती है, जैसे कोर्ट में न्याय होता है हमारा, तो न्यायालय में हमारा न्याय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शक्ति का बंटवारा। ये आपको शक्ति का बंटवारा एक लाइन दी गई है, इसको स्पष्ट करना है। तो करते हैं स्पष्ट। शक्ति का बंटवारा राज्य के सुशासन का एक आदर्श यानी मॉडल है। शक्तियों के बंटवारे के लिए राज्य को भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की जाती है। जैसे प्राय ये विभाजन, या अब विभाजन हुआ है ना 3 में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। तो जो शक्ति का बंटवारा है उसमें जो एक मॉडल होता है उसे सुशासन के लिए करा जाता है। जैसे राज्य को उत्तरदायित्व होता है कि वो शाखाओं में विभाजित करे, तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी। कि एक जगह को एक जगह एक चीज़ देखेगा तो वो एक ही जगह को देखेगा। अब कोई एक जना पूरी दिल्ली को तो देख नहीं सकता, तभी तो दिल्ली को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट को सिटी में ऐसे बांटा गया हमारा। तो प्रत्येक शाखा को अलग अलग लोग करते हैं, स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। और जैसे हमें विभाजन देख रखे हैं हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। तो अब शक्ति का बंटवारा देखते हैं।
शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो जो जो हमारी शक्तियों का बंटवारा है, इसका सिद्धांत करा था, ये सबसे पहले करा था इन्होंने, जो फ्रेंच दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि बच्चे देख रहे हैं वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।